सिराज। कहानी सादत हसन मंटो। नागपाड़ा पुलिस चौकी के उस तरफ जो छोटा सा बाड़ है, उसके बिल्कुल सामने ईरानी के होटल के बाहर बिजली के खंबे के साथ लगकर ढूंढो खड़ा था। दिन ढले मुथर्रा वक्त पर वो यहाँ आ जाता और सुबह 4 बजे तक अपने धंधे में मसरूफ रहता। मालूम नहीं उसका असल नाम क्या था, मगर सब उसे ढूंढो कहते थे। इस लिहाज से तो ये बहुत मुनासिब था कि उसका काम अपने मुवक्किलों के लिए उनकी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक हर नस्ल और हर रंग की लड़कियां ढूंढता था। ये धंधा वो करीब 10 बरस से कर रहा था। इस दौरान में हजारों लड़कियां उसके हाथों से गुजर चुकी थी। हर मजहब की, हर नस्ल की, हर मिजाज की। उसका अड्डा शुरू से यही रहा था। नागपाड़ा पुलिस चौकी के उस तरफ, बार के बिल्कुल सामने, ईरानी होटल के बाहर बिजली के खंबे के साथ। खंबा उसका निशान बन गया था, बल्कि मुझे तो वो ढूंढो ही मालूम होता था। मैं जब कभी उधर से गुजरता और मेरी नज़र उस खंबे पर पड़ती, जिस पर जगह जगह चुने और कत्थे की उंगलियां पोंछी गई थी, तो मुझे ऐसा लगता कि ढूंढो खड़ा है और काले कांडी और सेंकेली सुपारी वाला पान चबा रहा है। ये खंबा काफी ऊंचा था, ढूंढो भी दराजवत था। खंबे के ऊपर बिजली के तारों का एक जाल सा बिछा था। कोई तार दूर तक दौड़ता चला गया था और दूसरे खंबे के तारों के उलझाव में मुद्गम हो गया था। कोई तार किसी बडिंग में और कोई किसी दुकान में चला गया था। ऐसा लगता था कि इस खंबे की पहुंच दूर दूर तक है। वो दूसरे खंभों से मिलकर गोया सारे शहर पर छाया हुआ है। इस खंबे के साथ टेलीफोन के महकमे ने एक बक्स लगा रखा था, जिसके जरिए से वतन फवतन तारों की दुरुस्ती वगैरह की जांच पड़ताल की जाती थी। अक्सर सोचता था कि ढूंढो भी इसी किस्म का एक बक्स है जो लोगों की जिनसी जांच पड़ताल के लिए खंबे के साथ लगा रहता है, क्योंकि उसे आस-पास के इलाके के अलावा दूर दूर के इलाकों के उन तमाम सेठों का पता था जिनको वक्फों के बाद या हमेशा ही अपनी जिनसी ख्वाहिशात के तने हुए या ढीले तार दुरुस्त कराने की जरूरत महसूस होती थी। उसे उन तमाम छोकरियों का भी पता था जो इस धंधे में थी। वो उनके जिस्म के हर उद्दौखाल से वाकिफ था, उनकी हर नब्ज से आशना था। कौन किस मिजाज की है और किस वक्त और किस गाहक के लिए मौजू है, उसको इसका बखूबी अंदाजा था। लेकिन एक सिर्फ उसको सिराज के मुतल्लिक अभी तक कोई अंदाजा नहीं हुआ था। वो उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका था। ढूंढो कई बार मुझसे कह चुका था, साली का मस्तक फिरेला है। समझ में नहीं आता मंटो साहब, कैसी छोकरी है। घड़ी में माशा, घड़ी में तोला, कभी आग कभी पानी। हंस रही है, जहे लगा रही है, लेकिन एकदम रोना शुरू कर देगी। साली की किसी से नहीं बनती, बड़ी झगड़ालू है, हर पैसेंजर से लड़ती है। साली से कई बार कह चुका कि देख, अपना मस्तक ठीक कर, वरना जान जहां से आई है। अंग पर तेरे कोई कपड़ा नहीं, खाने को तेरे पास डीढ़िया नहीं। मारा मारी और धांधली से तो मेरी जान काम नहीं चलेगा। पर वो एक तुत्म है, किसी की सुनती ही नहीं। मैंने सिराज को 1-2 मर्तबा देखा है। बड़ी दुबली पतली लड़की थी मगर खूबसूरत। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी थी। ऐसा लगता था कि वो उसके बैजवी चेहरे पर सिर्फ अपनी बड़ाई जताने की खातिर छाई हुई है। मैंने जब उसको पहली मर्तबा क्लियर रोड पर देखा था तो मुझे बड़ी उलझन हुई थी। मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि उसकी आंखों से कहूं कि भाई तुम थोड़ी देर के लिए जरा एक तरफ हट जाओ ताकि मैं सिराज को देख सकूं। लेकिन मेरी इस ख्वाहिश के बावजूद जो यकीनन मेरी आंखों ने उसकी आंखें तक पहुंचा दी होगी,
वो इसी तरह इसके सफ़ेद बैजवी चेहरे पर छाई रहीं। मुख्तसर सी थी, मगर इस इत्तिसार के बावजूद बड़ी जामे मालूम होती थी। ऐसा लगता था कि वो एक सुराही है जिसमें एक हज़म से ज़्यादा पानी मिली हुई शराब भरने की कोशिश की गई है और नतीजे के तौर पर सयाल चीज़ दबाव के बाइस इधर-उधर तड़प कर बह गई है। मैंने पानी मिली हुई शराब इसलिए कहा है कि उसमें तल्खी थी, वो जो तेज़ोतुंद शराब की होती है, मगर ऐसा लगता था किसी धोखेबाज ने इसमें पानी मिला दिया है, ताकि मिकदार ज़्यादा हो जाए। मगर सिराज में लिसानियत की जो मिकदार थी, वैसी की वैसी मौजूद थी और इस झुंझलाहट से जो उसके घने बालों से, उसकी तीखी नाक से, उसके भिंचे हुए होंठों से और उसकी उंगलियों से, जो नक्शानवेसों की नोकीली और तेज-तेज पेंसिलें मालूम होती थी, मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि वो हर चीज़ से नाराज़ है। ढूंढों से, उस खंबे से जिसके साथ लगकर वो खड़ा रहता था, उन ग्राहकों से जो उसके लिए लाए जाते थे, अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से भी जो उसके सफ़ेद बैजवी चेहरे पर धब्ज़ा जमाए रखती थी। उसकी पतली-पतली, नोकीली उंगलियां जो नक्शानवेसों की पेंसिलों की तरह तेज थी। ऐसा मालूम होता था कि वो उनसे भी नाराज है। शायद इसलिए कि जो नक्शा सिराज बनाना चाहती थी वो नहीं बना सकती थी। ये तो एक अफसाना निगार के तस्सुरात में, जो छोटे से तिल में संगे अस्वद की तमाम सत्तियां बयान कर सकता है। आप ढूंढो की ज़बानी सिराज के मुतल्लिक सुनिए। उसने मुझसे एक दिन कहा, मंटो साहब, आज साली ने फिर टंटा कर दिया। वो तो जाने किस दिन का सवाब काम आ गया और आपकी दुआ से यूं भी नागपाड़ा चौकी के सब अफसर मेहरबान हैं, वरना कल ढूंढो अंदर होता। वो धमाल मचाई कि मैं तो बाप रे बाप कहता रह गया। मैंने उससे पूछा, क्या बात हुई थी? वही जो हुआ करती है। मैंने लाख लानत भेजी अपनी हष्ट पुष्ट पर कि हरामी, जब तू इस छोकरी को अच्छी तरह जानता है तो फिर क्यों उंगली लेता है? क्यों उसको निकाल कर लाता है? तेरी माँ लगती है या बहन? मेरी तो कोई असल काम नहीं करती मंटो साहब। हम दोनों ईरानी के होटल में बैठे थे। ढूंढो ने कॉफी मिली चाय पिर्च में उंडेली और सड़प सड़प पीने लगा। असल बात यह है कि साली से मुझे हमदर्दी है। मैंने पूछा, क्यों? ढूंढो ने सर को एक झटका दिया। जाने क्यों? ये साला मालूम हो जाए तो ये रोज का टंटा खत्म न हो। फिर उसने एकदम पिर्च में प्याली औंधी करके मुझसे कहा, आपको मालूम है, अभी तक कुंवारी है। यकीन मानिए कि मैं एक लहजे के लिए चकरा गया। कुंवारी? आपकी जान की धसम। मैंने जैसे उसको अपनी बात पर नजरसानी करने के लिए कहा। नहीं ढूंढो। ढूंढो को मेरा ये शक नागवार मालूम हुआ। मैं आपसे झूठ नहीं कहता मंटो साहब। 16 आने कुंवारी है। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए। मैं सिर्फ इसी ददर कह सका। मगर ऐसा क्यों कर हो सकता है? ढूंढो ने बड़े वसूर के साथ कहा, ऐसा क्यों होने को नहीं सकता? सिराज जैसी छोकरी तो इस धंधे में भी रहकर सारी उम्र कुंवारी रह सकती है। साली किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती। मुझे उसकी सारी हिस्ट्री मालूम नहीं। इतना जानता हूँ, पंजाबन है, लेमंगटन रोड पर मेम साहब के पास थी। वहां से निकाली गई कि हर पैसेंजर से लड़ती थी। 2-3 महीने निकल गए कि मडाम के पास 10-20 और छोकरियां थी। पर मंटो साहब कोई कब तक किसे खिलाता है? उसने एक दिन 3 कपड़ों में निकाल बाहर किया। यहाँ से फारस रोड में दूसरी मडाम के पास पहुंची। वहां भी उसका मस्तक वैसे का वैसा था। एक पैसेंजर के काट खाया। 2-3 महीने यहाँ गुजरे। पर साली के मिजाज में
तो जैसे आग भरी हुई है, अब कौन उसे ठंडा करता फिरे। फिर खुदा आपका भला करे, खेतवाड़ी के एक होटल में रही, पर यहाँ भी वही धमाल। मैनेजर ने तंग आकर चलता किया। क्या बताऊं मंटो साहिब, न साली को खाने का होश है न पीने का। कपड़ों में जुएं पड़ी हैं, सर दो दो महीने से नहीं धोया। चरस के एक दो सिगरेट मिल जाएं कहीं से तो फूंक लेती है, या किसी होटल से दूर खड़ी होकर फिल्मी रिकॉर्ड सुनती रहती है। मेरे लिए ये तफसील काफी थी। उसके रद्द-ए-अमल से मैं आपको आगाह नहीं करना चाहता कि अफसाना निगार की हैसियत से ये नामुनासिब है। मैंने ढूंढों से महज सिलसिलाए गुफ्तगू कायम रखने के लिए पूछा, तुम उसे वापस क्यों नहीं भेज देते, जबकि उसे इस धंधे से कोई दिलचस्पी नहीं। किराया तुम मुझसे ले लो। ढूंढों को ये बात भी नागवार मालूम हुई। मंटो साहब, किराए साले की क्या बात है, मैं नहीं दे सकता। मैंने टोह लेनी चाहिए। फिर उसे वापस क्यों नहीं भेजते। ढूंढो कुछ अरसे के लिए खामोश हो गया। कान में अड़े हुए सिगरेट का टुकड़ा निकालकर उसने सुलगाया और धुएं को नाक के दोनों नथुनों से बाहर फेंककर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं चाहता कि वो जाए। मैंने समझा। उलझे हुए धागे का एक सिरा मेरे हाथ में आ गया है। क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? ढूंढो पर इसका शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। आप कैसी बातें करते हैं मंटो साहब। फिर उसने दोनों कान पकड़कर खींचे। घुरान की धसम, मेरे दिल में ऐसा पलीद ख्याल कभी नहीं आया। मुझे बस। वो रुक गया। मुझे बस कुछ अच्छी लगती है। मैंने बड़ा सही सवाल किया। क्यों? ढूंढो ने भी इसका बड़ा सही जवाब दिया। इसलिए इसलिए कि वो दूसरों जैसी नहीं, बाढ़ी जितनी है। सब पीस की पैर हैं, हरामी है अव्वल दर्जे की। पर ये जो है न, कुछ अजीबोगरीब है। निकाल के लाता हूं तो राजी हो जाती है, सौदा हो जाता है, टैक्सी या विक्टोरिया में बैठ जाती है। अब मंटो साहब, पैसेंजर साला मौज शौक के लिए आता है, माल पानी धर्ज करता है, जरा दबा के देखता है, या वैसे ही हाथ लगा के देखता है, बस धमाल मच जाती है, मारा मारी शुरू कर देती है। आदमी शरीफ हो तो भाग जाता है, पिए वाला हो या मवाली हो तो आफत। हर मौके पर मुझे पहुंचना पड़ता है, पैसे वापस करने पड़ते हैं और हाथ पैर अलग जोड़ने पड़ते हैं, समझुरान की सिर्फ सिराज की खातिर। और मंटो साहब, आपकी जान की धसम, इसी साली की वजह से मेरा धंधा आधा रह गया है। मेरे जहन ने सिराज का जो उर्बा मंजर तैयार किया था, मैं इसका जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन इतना है कि जो कुछ ढूंढो ने मुझे बताया वो उसके साथ ठीक तौर पर जमता नहीं था। मैंने एक दिन सोचा कि ढूंढो को बताए बगैर सिराज से मिलूं। वो बाई कल्ला स्टेशन के पास ही एक निहायत वाहियात जगह में रहती थी, जहां कूड़े करकट के ढेर थे। आस-पास का तमाम फुजला था। कारपोरेशन ने यहाँ गरीबों के लिए जस्त के बेशुमार झोंपड़े बना दिए थे। मैं यहाँ उन बुलंद बाम इमारतों का जिक्र करना नहीं चाहता जो इस धलाजदगाह से थोड़ी दूर इस्तादह थी, क्योंकि उनका इस अफसाने से कोई तल्लुक नहीं। दुनिया नाम ही नशेबोफराज का है, या रिफतों और पस्तियों का। ढूंढो से मुझे उसके झोंपड़े का अता पता मालूम था। मैं वहां गया, अपने खुशवजा कपड़ों को इस माहौल से छुपाए हुए, लेकिन यहां मेरी जात मुअल्लद नहीं। बहरहाल मैं वहां गया। झोंपड़े के बाहर एक बकरी बंधी थी। उसने मुझे देखा तो मिमियाई। अंदर से एक बुढ़िया निकली।
जैसे पुरानी दास्तानों के करमधुर्दा अंबार से कोई कटनी लाठी टेकती हुई। मैं लौटने ही वाला था कि टाट के जगह जगह से फटे हुए पर्दे के पीछे मुझे दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आईं, बिल्कुल उसी तरह फटी हुई जिस तरह वो टाट का पर्दा था। फिर मैंने सिराज का सफेदी बैजवी चेहरा देखा और मुझे इन थासिब आंखों पर बड़ा गुस्सा आया। उसने मुझे देख लिया था, मालूम नहीं अंदर क्या काम कर रही थी। फौरन सब छोड़ छाड़ कर बाहर आई। उसने बुढ़िया की तरफ कोई तवज्जो न दी और मुझसे कहा, आप यहाँ कैसे आए? मैंने मुत्तसरन कहा, तुमसे मिलना था। सिराज ने भी इत्तिसार ही के साथ कहा, आओ अंदर। मैंने कहा, नहीं मेरे साथ चलिए। इस पर करमघुर्दा दास्तानों की करमघुर्दा कटनी बड़े दुकानदाराना अंदाज में बोली, 10 रुपए होंगे। मैंने बटवा निकालकर 10 रुपए इस बुढ़िया को दे दिए और सिराज से कहा, आओ सिराज। सिराज की बड़ी बड़ी आंखों ने एक लहजे के लिए मेरी निगाहों को रास्ता दिया कि उसके चेहरे की सड़क पर चंद कदम चल सकें। मैं एक बार फिर उसी नतीजे पर पहुंचा कि वो खूबसूरत थी। सुकड़ी हुई खूबसूरती, हनूत लगी खूबसूरती, सदियों की महफूजो मामून और मदफून की हुई खूबसूरती। मैंने एक लहजे के लिए यूं महसूस किया कि मैं मिस्र में हूं और पुराने दफीनों की खुदाई पर मामूर किया गया हूं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। सिराज मेरे साथ थी। हम दोनों एक होटल में थे। वो मेरे सामने अपने ढलीस कपड़ों में मलबूस बैठी थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके बैजवी चेहरे पर धब्जाए मुखालिफाना किए थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ सिराज के चेहरे ही को नहीं, उसके सारे वजूद को ढांप लिया है कि मैं उसके किसी रोए को भी ना देख सकूं। बुढ़िया ने जो नीमत बताई थी, मैंने अदा कर दी थी। इसके अलावा मैंने 40 रुपए और सिराज को दिए थे। मैं चाहता था कि वो मुझसे भी उसी तरह लड़े झगड़े जिस तरह वो दूसरों के साथ लड़ती झगड़ती है। चुनांचे इसी धरस से मैंने उससे कोई ऐसी बात न की जिससे मोहब्बत और खुलूस की बू आए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से भी मैं खाइफ था। वो इतनी बड़ी थी कि मेरे अलावा मेरे इर्दगिर्द की सारी दुनिया भी देख सकती थी। वो खामोश थी। वाहियात तरीके पर उसे छेड़ने के लिए जरूरी था कि मेरे जिस्म और जहन में गलत किस्म की हरारत हो। चुनांचे मैंने विस्की के 4 पैक पिए और उसको आम पैसेंजरों की तरह छेड़ा। उसने कोई मुज़ाहमत ना की। मैंने एक जबरदस्त फजूल हरकत की। मेरा खडौट था कि वो बारूद जो उसके अंदर भरी पड़ी है, उसको भग से उड़ाने के लिए ये चिंगारी काफी है। मगर हैरत है कि वो किसी ददर पुरसुकून हो गई। उठकर उसने मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों के फैलाव में समेटते हुए कहा, चरस का एक सिगरेट मंगवा दो मुझे। शराब पियो। नहीं, चरस का सिगरेट पीऊंगी। मैंने उसे चरस का सिगरेट मंगवा दिया। उसे ठेठ चरसियों के अंदाज में पीकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब अपना तसल्लुत छोड़ चुकी थी, मगर उसी तरह जिस तरह कोई आसिफ छोड़ता है। उसका चेहरा मुझे एक उजड़ी हुई, एक बर्बादशुदा सल्तनत नजर आया। ताराज मुल्क। उसका हर थत, हर ठाल वीरानी की एक लकीर थी। मगर ये वीरानी क्या थी, क्यों थी? बाज औकात ऐसा भी होता है कि आबादियां ही वीरानों का बाइस होती हैं। क्या वो इसी किस्म की आबादी थी जो शुरू होने के बाद किसी हमला आवर के बाइस अधूरी रह गई थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी दीवारें, जो अभी गज भर भी ऊपर नहीं उठी थी, खंडर बन गई थी? मैं चक्कर में था, लेकिन आपको मैं इस चक्कर में नहीं डालना चाहता। मैंने क्या सोचा, क्या नतीजा बरामद किया, इससे आपको क्या मतलब?
सिराज कुंवारी थी या नहीं, मैं इसके मुतल्लिक जानना नहीं चाहता था। सल्फे के धोए में, अलबत्ता उसकी महजूनों खमूर आंखों में, मुझे एक ऐसी झलक नजर आई थी जिसको मेरा ढलम भी बयान नहीं कर सकता। मैंने उससे बातें करना चाही मगर उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने चाहा कि वो मुझसे लड़े झगड़े, मगर यहाँ भी उसने मुझे नाउम्मीद किया। मैं उसे घर छोड़ आया। ढूंढो को जब मेरे इस खुफिया सिलसिले का पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। उसके दोस्ताना और ताजिराना जज्बात दोनों बहुत बुरी तरह मजरूह हुए थे। उसने मुझे सफाई का मौका न दिया, सिर्फ इतना कहा, मंटो साहब आपसे ये उम्मीद न थी, और ये कहकर वो खंबे से हटकर एक तरफ चला गया। अजीब बात है कि दूसरे रोज शाम को वक्त मुजर्रा पर वो मुझे अपने अड्डे पर नजर न आया। मैं समझा शायद बीमार है, मगर इससे अगले रोज भी वो मौजूद नहीं था। एक हफ्ता गुजर गया। वहां से मेरा सुबह शाम आना जाना होता था। मैं जब उस खंबे को देखता, मुझे ढूंढो याद आता। मैं बाई कल्ला स्टेशन के पास ही जो वाहियात जगह थी वहां भी गया, ये देखने के लिए सिराज कहाँ है। मगर वहां अब सिर्फ वो करमढूरदा कटनी रहती थी। मैंने उससे सिराज के मुतल्लिक पूछा तो वो पोपली मुस्कुराहट में लाखों बरस की पुरानी जिनसी करवटें बदलकर बोली, वो गई और है, मंगवाऊं। मैंने सोचा, इसका क्या मतलब है? ढूंढो और सिराज दोनों गायब है, और वो भी मेरी इस खुफिया मुलाकात के बाद। लेकिन मैं इस मुलाकात के मुतल्लिक इतना मुतरद्दिद नहीं था। यहाँ फिर मैं अपने ख्यालात आप पर जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये हैरत जरूर थी कि वो दोनों गायब कहाँ हो गए। इनमें मोहब्बत की किस्म की कोई चीज नहीं थी। ढूंढो ऐसी चीजों से बालातर था। उसकी बीवी थी, बच्चे थे और वो उनसे बेहद मोहब्बत करता था। फिर ये सिलसिला क्या था कि दोनों बैक वक्त गायब थे? मैंने सोचा, हो सकता है कि अचानक ढूंढो के दिमाग में ये ख्याल आ गया हो कि सिराज को वापस घर जाना चाहिए। इसके मुतल्लिक वो पहले फैसला नहीं कर सका था, पर अब अचानक कर लिया हो। ढालिबन एक महीना गुजर गया। एक शाम अचानक मुझे ढूंढो नजर आया, उसी खंबे के साथ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बड़ी देर करंट फेल रहने के बाद एकदम वापस आ गया है। उस खंबे में जान पड़ गई। टेलीफोन के डिब्बे में भी। चारों तरफ ऊपर तारों के फैले हुए जाल, ऐसा लगता था आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। मैं उसके पास से गुजरा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। हम दोनों ईरानी के होटल में थे। मैंने उससे कुछ न पूछा। उसने अपने लिए कॉफी मिली चाय और मेरे लिए सादा चाय मंगवाई और पहलू बदलकर उसने ऐसी नशिस्त कायम की कि जैसे वो मुझे कोई बहुत बड़ी बात सुनाने वाला है। मगर उसने सिर्फ इतना कहा, और सुनाओ मंटो साहब। क्या सुनाए ढूंढो, बस गुजर रही है। ढूंढो मुस्कुराया। ठीक कहा आपने, बस गुजर रही है और गुजरती जाएगी। लेकिन ये साला गुजरते रहना या गुजरना भी अजीब चीज है। सच पूछिए तो इस दुनिया में हर चीज अजीब है। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम ठीक कहते हो ढूंढो। चाय आई और हम दोनों ने पीना शुरू की। ढूंढो ने पिर्च में अपनी कॉफी मिली चाय उंडेली और मुझसे कहा, मंटो साहब। उसने मुझे बता दी थी सारी बात। कहती थी, वो सेठ जो तुम्हारा दोस्त है उसका मस्तक फिरेला है। मैं हंसा। क्यों? बोली, मुझे होटल ले गया। इतने रुपए दिए, पर सेठों वाली कोई बात न की। मैं अपने अनाड़ीपन पर बहुत नफीफ हुआ। वो डिस्सा ही कुछ ऐसा था। ढूंढो, अब ढूंढो पेट भर के हंसा। मैं जानता हूँ।
मुझे माफ कर देना कि मैं उस रोज तुमसे नाराज हो गया था। उसके अंदाजे गुफ्तगू में उलझाने में बेतकल्लुफी पैदा हो गई। पर अब वो हिस्सा ललास हो गया है। कौन सा हिस्सा? इस साली का, सिराज का। और किसका? मैंने पूछा। क्या हुआ? ढूंढो गटकने लगा। जिस रोज आपके साथ गई, वापस आकर मुझसे कहने लगी, मेरे पास 40 रुपए हैं, चलो मुझे लाहौर ले चलो। मैं बोला, साली, ये एकदम तेरे सर पर क्या भूत सवार हुआ? बोली, नहीं, चल ढूंढो, तुझे मेरी कसम। और मंटो साहब, आप जानते हैं, मैं साली की कोई बात नहीं टाल सकता कि मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा, चल। सो टिकट कटा के हम दोनों गाड़ियों में सवार हुए। लाहौर पहुंचकर एक होटल में ठहरे। मुझसे बोली, ढूंढ रो, एक बुरखा ला दे, मैं ले आया। इसे पहनकर वो लगी सड़क सड़क और गली गली घूमने। कई दिन गुजर गए। मैं बोला, ये भी अच्छी रही, ढूंढो। सिराज साली का मस्तक तो फिरेला था। साला, तेरा भी भेजा फिर गया जो तू इतनी दूर इसके साथ आ गया, मंटो साहिब। आखिर एक दिन इसने टांगा रुकवाया और एक आदमी की तरफ इशारा करके मुझसे कहने लगी, ढूंढो, उस आदमी को मेरे पास ले आ। मैं चलती हूँ, वापस सराय में। मेरी अड़ल जवाब दे गई। मैं टांगे से उतरा तो वो गायब। अब मैं उस आदमी के पीछे पीछे, आपकी दुआ से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मैं आदमी आदमी को पहचानता हूँ। 2 बातें की और मैं ताड़ गया कि मौज शौक करने वाला है। मैं बोला, बम्बई का ढास माल है। बोला, अभी चलो। मैं बोला, नहीं, पहले माल पानी दिखाओ। इसने इतने 100 नोट दिखाए। मैं दिल में बोला, चलो ढूंढो, यहाँ भी अपना धंधा चलता रहे। पर मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी कि सिराज साली ने सारे लाहौर में इसी को क्यों चुना। मैंने कहा, चलता है। टांगा लिया और सीधा सराय में। सिराज को दबर की। वो बोली, अभी ठहर। मैं ठहर गया। थोड़ी देर के बाद उस आदमी को, जो अच्छी शक्ल का था, अंदर ले गया। सिराज को देखते ही वो साला यूं बिदका जैसे घोड़ा। सिराज ने उसको पकड़ लिया। ढूंढो ने यहां पहुंचकर प्याली से अपनी ठंडी कॉफी मिली चाय एक ही जर्रे में खत्म की और बीड़ी सुलगाने लगा। मैंने उससे कहा। सिराज ने उसको पकड़ लिया। ढूंढो ने बुलंद आवाज में कहा, हाँ जी। पकड़ लिया उस साले को। कहने लगी, अब कहाँ जाता है? मेरा घर छुड़ा कर तू मुझे अपने साथ किस लिए लाया था? मैं तुझसे मोहब्बत करती थी। तूने भी मुझसे यही कहा था कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। पर जब मैं अपना घर-बार, अपना माँ बाप छोड़कर तेरे साथ भाग निकली और अमृतसर से हम दोनों यहाँ आए, इसी सराय में आकर ठहरे तो रात ही रात तो भाग गया। मुझे अकेली छोड़कर किस लिए लाया था तू मुझे यहाँ? किस लिए भगाया था तूने मुझे? मैं हर चीज के लिए तैयार थी, पर तू मेरी सारी तैयारियां छोड़कर भाग गया। अब मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी मोहब्बत वैसी की वैसी कायम है। और मंटो साहब, वो उसके साथ लिपट गई। उस साले के आंसू टपकने लगे। रो रो कर माफिया मांगने लगा। मुझसे गलती हुई। मैं डर गया था। मैं अब कभी तुमसे अलहदा नहीं हूंगा। मैं खाता रहा। जाने क्या बकता रहा। सिराज ने मुझे इशारा किया। मैं बाहर चला गया। सुबह हुई तो मैं बाहर खाट पर सो रहा था। सिराज ने मुझे जगाया और कहा, चलो ढूंढो। मैं बोला, कहाँ? बोली, वापस बम्बई। मैं बोला,
वो साला कहाँ है? सिराज ने कहा, सो रहा है। मैं उस पर अपना बुर्जा डाल आई हूं। ढूंढो ने अपने लिए दूसरी कॉफी मिली चाय का आर्डर दिया तो सिराज अंदर दाखिल हुई। उसका सफेद बैजवी चेहरा निखरा हुआ था और उस पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें, दो गिरे हुए सिग्नल मालूम होती थी।